इससे पहले मैंने एक्शन रिसर्च पार्ट 1 डिस्कस किया था। एक्शन रिसर्च पार्ट 1 में हमने क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान के क्या उद्देश्य होते हैं, ये किन किन परिस्थितियों में किया जाता है, और क्रियात्मक अनुसंधान की क्या विशेषताएं होती हैं, इस सब के विषय में पढ़ा था। आज हम क्रियात्मक अनुसंधान के दूसरे विषय अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान के पदों के विषय में पढ़ेंगे। डिफरेंट प्रोसेसेस या डिफरेंट स्टेप्स इन कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा विद्यालय की शैक्षिक उन्नति या प्रगति को अधिक स्थायी बनाया जा सकता है, और क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा वैज्ञानिक ढंग से किया गया अनुसंधान है जिसकी सहायता से शिक्षा की समस्याओं का व्यवहारिक समाधान निकाला जाता है। इसकी सहायता से शिक्षक, प्रधानाचार्य, निरीक्षक, प्रशासक और प्रबंधक स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आज क्रियात्मक अनुसंधान के पद और या प्रक्रिया की। सबसे पहला पद हमारे पास आता है समस्या को पहचानना या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। समस्या को आइडेंटिफाई कैसे करें? हमारे सिस्टम में या हमारे विद्यालय के अंतर्गत कोई समस्या है तो उसके कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं? तो ये 4 स्रोत हमारी समस्याओं के हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्याएं। छात्र पढ़ने में रुचि नहीं लेते, छात्रों के विज्ञान में कम नंबर आते हैं, छात्रों की वर्तनी अशुद्ध है, या छात्र जो है वो शिक्षक के साथ इनडिसिप्लिन करते हैं पढ़ते वक्त, या शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ा नहीं पाते हैं, या शिक्षकों के द्वारा जो पढ़ाई जाने वाली जो प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियां हैं वो शायद इतनी प्रभावी नहीं है कि वो सब्जेक्ट को, कंटेंट को अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। तो शिक्षण अधिगम से संबंधित जो समस्याएं हैं, छात्र गृह कार्य नहीं करके लाते, कक्षा कार्य अच्छे से नहीं करते, या उनके द्वारा शिक्षण अधिगम के दौरान की जाने वाली न्यूसेंस या शैतानी, कई चीजें इसमें आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग। दूसरा है मूल्यांकन और परीक्षा संबंधी समस्याएं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन। आपने देखा होगा हमारे यहाँ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का प्रोविजन हुआ है। विद्यालयों के लिए अनिवार्य है ये सब करना। तो क्या हम जो सीसीई कर रहे हैं क्या वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सही है? क्या हमने जो मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई है वो सही है? क्या छात्र फाइनल परीक्षा में उनका जो मूल्यांकन है वो इतना अच्छा नहीं, परफॉर्मेंस अच्छे नहीं दे पा रहे, उनके जो मार्क्स हैं वो यूनिट टेस्ट में तो अच्छे हैं लेकिन जब फाइनल एग्जाम होता है तो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कोई ना कोई कारण है इसके पीछे। तो मूल्यांकन या प्रश्न पत्रों में समस्या हो सकती है। क्या जो प्रश्न पत्र बनाए जा रहे हैं वो उद्देश्यों पर आधारित है? क्या वो सही मूल्यांकन कर रहे हैं छात्रों का? क्या वो उपयुक्त रूप से पूरे कोर्स को कवर कर रहे हैं? तो इस तरह से कई समस्याएं मूल्यांकन और परीक्षा संबंधी हो सकती है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं संबंधी समस्याएं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू को करिकुलर एक्टिविटीज। क्या विद्यालय में जो को करिकुलर एक्टिविटीज कराई जा रही हैं वो छात्रों का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास करने में सक्षम है? क्या वो छात्रों को मानसिक विकास तो उनका कंटेंट के द्वारा, विषय वस्तु या विषयों के द्वारा हो रहा है, किंतु क्या उनका इमोशनल डेवलपमेंट करने में, उनका सोशल डेवलपमेंट करने में, या उनके फिजिकल डेवलपमेंट में क्या पाठ्य सहगामी क्रियाएं उपयुक्त है जो कराई जा रही है विद्यालय में? या जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराई जा रही हैं उनके लिए क्या हमारे यहाँ उपयुक्त वातावरण उपस्थित है? क्या उसके लिए कुशल प्रशिक्षक, शिक्षक हमारे पास उपलब्ध है? क्या वो साधन हमारे पास उपलब्ध है?
या कैसे प्रभावी ढंग से पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कराया जा सकता है। तो इस प्रकार से पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित भी बहुत सी समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। चौथा हमारे पास आता है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। विद्यालय के संगठन से संबंधित, प्रबंधन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित समस्याएं, शिक्षकों, कर्मचारियों या फिर हमारे छात्रों से संबंधित समस्याएं जो प्रशासन को लग रहा है कि ये समस्या है। छात्र समय पर विद्यालय नहीं आते, शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं आते, समय पर कक्षाओं में नहीं जाते, शिक्षकों के द्वारा समय पर कोर्स पूरा नहीं किया जा रहा है, या शिक्षकों के द्वारा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही। कई कारण ऐसी प्रबंधन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विद्यालय में अनुशासनहीनता बढ़ गई है, या छात्र कक्षा के अंतर्गत इनडिसिप्लिन है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो प्रशासन चूज कर सकता है अपने लिए समाधान हेतु एक्शन रिसर्च के द्वारा। हमारे पास अब बात आती है कि समस्याओं का चयन कैसे किया जाए। प्रिकॉशंस व्हाइल सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम्स। पहली बात जो है कि समस्या का संबंध विद्यालय की कार्यप्रणाली से होना चाहिए। हमारी जो समस्या है, ऐसा ना हो कि वो आउट ऑफ स्कूल हो, या ऐसी समस्या हो जो छात्रों के सामाजिक जीवन से संबंधित हो। हमें उन्हीं समस्याओं का चयन करना है जो विद्यालय की कार्यप्रणाली से संबंधित है, या विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार जिनमें वांछित है। समस्या अधिक व्यवहारिक होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं। कभी कभी हम ऐसी समस्याएं ले लेते जिनका स्तर पर कोई प्रमाण नहीं होता, आधार नहीं होता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समस्या व्यवहारिक हो, विद्यालय में मौजूद हो, और उसके कारण विद्यालय की प्रगति या उसकी कार्यप्रणाली बाधित होती हो, ऐसी व्यवहारिक समस्या हमारी होनी चाहिए। इसका चयन करना चाहिए। समस्या का प्रत्यक्ष संबंध अभ्यासकर्ता से होना चाहिए। यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी या प्रशासक या प्रबंधक किसी समस्या को चुनता है तो उसका संबंध उस व्यक्ति से जरूर होना चाहिए, प्रत्यक्ष संबंध। तभी वो क्रियात्मक अनुसंधान को पूरी ईमानदारी से कर पाए। समस्या का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना चाहिए। जो हमारी समस्या है, इसका वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना चाहिए, मतलब समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर देखना चाहिए। समस्या किससे संबंधित है, समस्या के क्या क्या अन्य क्षेत्र हैं, समस्या शिक्षकों के किन किन उनसे संबंधित है, छात्रों के कौन से छात्रों से संबंधित है, कौन सी कक्षाओं से संबंधित है। इस प्रकार संपूर्ण समस्या का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना चाहिए। ऐसी समस्या का चयन करना चाहिए जिसका अध्ययन विद्यालय के अंदर ही संभव हो सके। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने समस्या ऐसी चूज कर ली जिसके लिए हमें विद्यालय से बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो आपने देखा होगा विद्यालय के क्रियाकलाप स्वयं में इतने ज्यादा होते हैं कि हम विद्यालय का वो समय भी कम पड़ता है, बड़ा शेड्यूल फिक्स होता है। तो विद्यालय के अंदर ही जिसका क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सके, ऐसी समस्याओं को हमें चयन करना चाहिए। अभ्यासकर्ता का विभिन्न परिस्थितियों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। हम जो भी समस्या चूज करें और जो अनुसंधान करता या अभ्यास करता है, प्रैक्टिशनर जो है, उसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं स्वयं माना ये देख रही हूं कि मेरा अधिगम शिक्षण प्रभावी नहीं है कक्षा में। यदि मैं अपने मियाँ मिट्ठू हूं, यदि मुझे स्वयं में कोई कमी ही नहीं दिखती, तो मैं क्रियात्मक अनुसंधान नहीं कर सकती। हमें समस्या के प्रति संवेदनशील होना होगा, तभी हम उसकी बारीकी से क्रिटिकल एनालिसिस कर पाएंगे और स्वयं का भी आलोचना कर पाएंगे। यदि कोई बात हमारे शिक्षण के विपरीत जाती है कि हम उपयुक्त विधियों का प्रयोग नहीं कर रहे, या शिक्षण का व्यक्तित्व जो है वो इतना प्रभावशाली नहीं है, या हमारी जो एक्टिविटीज है वो शायद छात्रों को इतनी प्रभावी नहीं लगती, इसलिए वो हमारी कक्षा में रुचि नहीं लेते, तो इन बातों को हमें स्वीकार करना होगा, नकारना नहीं होगा। तो समस्या का चयन करते वक्त प्रधानाचार्य, शिक्षक
या अन्य किसी प्रैक्टिशनर को अपनी अंतर्दृष्टि या सूझ का प्रयोग भी करना चाहिए। जब हम समस्याओं के विश्लेषण करते हैं या उनका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, तो एक शिक्षक के अंदर, एक प्रशासक के अंदर, एक प्रधानाचार्य के अंदर स्वयं की सूझबूझ या अंतर्दृष्टि का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो समस्याओं का वो बारीकी से पहचान सके कि उनका संबंध कहां तक है, कौन कौन व्यक्ति है जो इस समस्याओं से संबंधित है, किस किस की ओपिनियन देना या किस किस का से विचार विमर्श करना अच्छा रहेगा। तो ये अंतर्दृष्टि या सूझबूझ जो है कार्य अभ्यासकर्ता या अनुसंधानकर्ता के अंदर होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास आता है समस्या का परिभाषीकरण करना या एवं सीमांकन करना, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम और डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम। समस्या की पहचान कर लेने के पश्चात उसका विश्लेषण करके उसमें जो महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग हुआ है या जो ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनको भली भांति स्पष्ट किया जाना चाहिए, परिभाषित किया जाना चाहिए, उनका अर्थ स्पष्ट किया जाना चाहिए। और परिभाषीकरण करते वक्त बड़ी सजगता और चिंतन मनन के साथ किया जाना चाहिए, ताकि हम उस वर्ड को परिभाषित यदि कर रहे हैं तो उसका वही मतलब हो जो मैं समझ रहा हूं, वही सबकी समझ में आना चाहिए। अब आती है बात समस्या का सीमांकन करना। समस्या के सीमांकन करने की बात जब हम करते हैं, समस्याएं बड़ी व्यापक होती हैं, और जब हम समस्या को प्रथम बार लेते हैं तो वो बहुत व्यापक रूप में हमारे सामने दिखाई देती है, लेकिन हम उसको सीमित करके फोकस्ड बना देते हैं, ताकि उसका समस्या का अध्ययन सूक्ष्मता और गहनता से किया जा सके। इस प्रकार समस्या की पहचान और परिभाषीकरण करने के पश्चात इसका वितरण कक्षा, विषय, समूह, कालांश आदि में किया जाना चाहिए। यदि हम कोई इस तरह का कार्य करते हैं तो इससे हमारी समस्या जो है उसका विशिष्टीकरण हो जाता है, और विशिष्टीकरण होने से हम उस समस्या को जो है अच्छे से भली भांति से समझ पाते हैं, उसका गहन अध्ययन कर पाते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप है हमारा समस्या के कारणों का विश्लेषण, एनालाइजिंग द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। समस्या को परिभाषित करने के उपरांत, सीमांकन करने के उपरांत अध्यापक को ये विचार करना होता है कि ऐसे कौन कौन से संभावित कारणों का संबंध समस्या से हो सकता है, और समस्या के कारणों का विश्लेषण करने के लिए उसको विभिन्न साक्ष्यों या एविडेंसेस की जरूरत होती है। ऐसे ही हम कल्पना के आधार पर कोई कारण नहीं चुन लेते, हम कारणों का विश्लेषण करते हैं और साक्ष्यों से उनको प्रूव करते हैं कि ये कारण एग्जिस्ट भी करता है, इसका अस्तित्व है या नहीं है। उदाहरण के लिए विज्ञान के एक पीरियड में, कालांश में, कक्षा 6 के छात्र रुचि नहीं ले रहे। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है छात्रों को उस विषय में उनका पूर्व ज्ञान कमजोर हो, जो कि आधार होता है नए ज्ञान का। छात्रों को विज्ञान की शब्दावली का प्रारंभिक ज्ञान ना हो, जो शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधियां हैं वो रोचक नहीं है, छात्रों के लिए समझ में आने वाली नहीं, या छात्रों के पास उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों का अभाव। ये भी हो सकता है कारण कि छात्र अध्यापक का दृष्टिकोण सकारात्मक ना, और ये भी एक कारण हो सकता है कि शिक्षण सहायक सामग्री जो शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा रही है वो ठीक ना, उपयुक्त ना हो। तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कारणों को पुष्ट करना होगा एविडेंसेस की या साक्ष्यों की सहायता से। तो अध्यापक को समस्या के कारणों का विश्लेषण करते समय कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कारणों में तर्क संगति, लॉजिकल रेलेवेंस होनी चाहिए, यानी उनका तार्किक आधार होना चाहिए कि ये कारण एग्जिस्ट करता है, उसके पीछे प्रॉपर एविडेंस या साक्ष्य होने चाहिए। कारणों का तर्क वितर्क और विचार विमर्श के द्वारा पता लगाना चाहिए। जब हम कारण ढूंढते हैं और उन कारणों का हम विश्लेषण करते हैं तो संबंधित व्यक्तियों से तर्क वितर्क करके या विचार विमर्श करके हमें उन कारणों को पहचानना चाहिए कि ये कारण इस समस्या के लिए उपयुक्त हैं भी
या नहीं। और जो समस्या के कारण हम चुने वो परीक्षण योग्य होने चाहिए। वो ऐसे कल्पना आधारित नहीं होने चाहिए कि कारण है तो सही लेकिन टेस्ट नहीं हो सकता, इसको मेजर नहीं कर सकते। नहीं, हमारी समस्या के जो कारण हैं उनको परीक्षण के योग्य होना चाहिए, उनको नापा जा सकना चाहिए। कारणों की वास्तविकता या प्रामाणिकता समस्या की वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए। जो हमारे कारण है वो भी वास्तविक होनी चाहिए और समस्या भी वास्तविक होनी चाहिए। ऑथेंटिक उसके कारणों का हम चयन करेंगे और ये तभी संभव होगा जब हमारी समस्या जो है वो स्पेसिफिक होगी। तो उसके लिए स्पेसिफिक या विशिष्ट कारणों का हम चयन करेंगे साक्ष्यों के आधार पर। चौथा हमारा पद आता है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना, फॉर्मुलेटिंग द एक्शन हाइपोथेसिस। किसी भी अनुसंधान में परिकल्पना द्वारा समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का संकेत मिलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनुसंधान में परिकल्पनाओं का विशेष महत्व होता है। आखिर परिकल्पनाएं हैं क्या? परिकल्पना से आशय एक ऐसे कथन से है जिसके द्वारा समस्या का समाधान प्रतिध्वनित होता है, अर्थात ये समस्या के समाधान को सुझाती है। यह एक ऐसा कुशल अटकल या अनुमान होता है जिसमें कि समस्या की प्रयोगात्मक या प्रयोग रीति से व्याख्या की जा सकती है। तो हमारी जो परिकल्पना है ये एक ऐसा कुशल अनुमान है जिसका की प्रयोगात्मक रूप से जिसकी की व्याख्या की जा सकती है, जिसको की वेरीफाई किया जा सकता है, जिसको की टेस्ट किया जा सकता है। A hypothesis is a tentative statement about the solution of the problem. ये एक ऐसा कथन है जो कि समस्या का समाधान सुझाता है। जैसे मैंने भी कहा, इट्स अ ब्रिलियंट गेस। ये गेस है, एक अनुमान है, लेकिन ब्रिलियंट गेस है, कुशल गेस है, हमारा अनुमान अबाउट द प्रॉब्लम। एक ऐसा गेस है जो कि हमारे प्रॉब्लम के टेंटेटिव सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करता है। परिकल्पना की सहायता से ही अनुसंधान करता अपनी समस्या के प्रति सोच विचार कर सकता है और एक निश्चित दिशा में कदम उठाता है। यदि परिकल्पना नहीं होगी तो हम अंधेरे में हाथ मारते रह जाएंगे, लेकिन परिकल्पनाएं हमारे प्रक्रियाओं को एक दिशा प्रदान करती है। अब परिकल्पनाएं क्रियात्मक होती है क्योंकि उनमें क्रिया करनी पड़ती है, कार्य करना पड़ता है। परिकल्पनाओं को वेरीफाई करने के लिए हम आंकड़े एकत्रित करते हैं, हम कुछ डेफिनेट प्रक्रियाएं अपनाते हैं, हम कुछ क्या नाम उसका प्रक्रियाओं को, अनुमान को, इनको फॉलो करते हैं। तो प्रक्रियाओं को, ये परिकल्पनाओं को हम एक्शन हाइपोथेसिस कहते हैं या क्रियात्मक परिकल्पनाएं कहते हैं। क्योंकि परिकल्पनाएं मात्र समाधान होने से समाधान नहीं हो जाएगी कि टेंटेटिव सॉल्यूशन मिल गया। उन समाधानों को पुष्ट करने के लिए हमें कार्य करना होगा या क्रिया करनी। अब आती है बात कि हमारी जो एक्शन हाइपोथेसिस है उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। क्रियात्मक परिकल्पना वेरीफाएबल या परीक्षण योग्य होनी चाहिए, उसको जांचा जा सके। क्रियात्मक परिकल्पना में स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। जो कहा जा रहा है उसके एक एक शब्द का मीनिंग होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। क्रियात्मक परिकल्पना में सउद्देश्यता होनी चाहिए, पर्पसिवनेस होनी चाहिए, यानी किस पर्पस के लिए वो ली गई है, बनाई गई है, ये स्पष्ट होना चाहिए अनुसंधान करता। क्रियात्मक परिकल्पना में प्रभाव, गंभीरता या प्रोफंडिटी ऑफ इफेक्ट होना चाहिए, अर्थात इस परिकल्पना के वेरीफाई होने का विभिन्न परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, छात्र और अध्यापक किस प्रकार से इससे प्रभावित होंगे, ये कितनी उपयोगी सिद्ध होगी, ये सब स्पष्ट होना चाहिए। क्रियात्मक परिकल्पना की समस्या की संबद्धता या प्रासंगिकता होनी चाहिए। जो आपकी एक्शन हाइपोथेसिस है उसकी समस्या से संबद्धता होनी चाहिए।
ऐसा ना हो कि क्रियात्मक परिकल्पना कुछ और कह रही है और हमारी समस्या का कुछ और कह रही है। दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड या सहसंबंधित होनी चाहिए, उनका एक दूसरे से संबंध प्रत्यक्ष होना चाहिए। क्रियात्मक परिकल्पना इकोनॉमिक होनी चाहिए, अर्थात उसमें श्रम, धन और समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, हमें उसके लिए बहुत से सोर्सेस जुटाने होते हैं, बहुत ज्यादा समय खराब होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी खराब होती है, तो ये उपयुक्त नहीं है। क्योंकि विद्यालय या कोई शिक्षक स्वयं में क्रियात्मक अनुसंधान में इतना पैसा या धन या श्रम नहीं बर्बाद कर सकता। क्रियात्मक परिकल्पनाओं के क्रियान्वयन में विद्यालय या संस्था की अन्य क्रियाओं से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। अब क्रियात्मक परिकल्पनाओं का अगर हम वेरीफाई करना जा रहे हैं या उनकी जांच करने जा रहे हैं, तो विद्यालय या संस्था के अन्य लोगों का सहयोग तो होना चाहिए, सपोर्ट तो होना चाहिए, किंतु हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लीस्ट इंटरफेरेंस। नहीं तो क्रियात्मक अनुसंधान अपनी गंभीरता को खो देगा। क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण अनुसंधानकर्ता की योग्यताओं और क्षमताओं के अनुकूल होना चाहिए, जिससे कि उनका क्रियान्वयन भलीभांति किया जा सके। आप जानते हैं, आपने साक्ष्यों को इकट्ठा करना है तो आपको कई लोगों से बात करनी होगी, तो आपका सोशल होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि आप लोगों से विचार विमर्श कर सकें, बात कर सकें, डिस्कस कर सकें। आपने आंकड़ों को इकट्ठा करना है, आंकड़ों की एनालिसिस करनी है, तो आपको स्टैट्स, मैथमेटिक्स के आंकड़ों का संकलन करने की कला भी आनी चाहिए। तो ये योग्यताएं, क्षमताएं अनुसंधानकर्ता में होनी चाहिए, जिससे कि वो एक्शन हाइपोथेसिस को के लिए आंकड़े जो है जमा कर सके, या जो क्रियाएं उसमें करनी है उनको क्रियान्वयन कर सके। पांचवा आता है क्रियात्मक परिकल्पना की जांच हेतु उपयुक्त रूपरेखा तैयार करना, डेवलपिंग अ सुटेबल डिजाइन फॉर द टेस्टिंग ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। क्रियात्मक अनुसंधान में रूपरेखा या डिजाइन से आशय एक ऐसा प्रारूप या खाका बनाने से है जिसके आधार पर हम क्रियात्मक परिकल्पना की जांच कर सकें, वेरीफाई कर सकें उसको। इस रूपरेखा या प्रारूप में यह स्पष्ट लिखा होता है कि हम किन किन से बात करेंगे, किन से जो है हम डाटा कलेक्शन करेंगे, कौन कौन से साक्ष्य हमारे होंगे, कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जिनसे हमें बातचीत, विचार विमर्श या उनसे हमें ओपिनियन देनी है, कौन कौन से टूल हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चनर, ओपिनियन या कोई अन्य टूल, रेटिंग स्केल या कुछ भी हम बनाएंगे उसके लिए। तो परिकल्पना का निर्धारण करने के पश्चात अनुसंधानकर्ता ये जानने का प्रयास करता है कि उसने जो परिकल्पनाएं बनाई हैं वो किस सीमा तक सही हैं, और इसको जांचने के लिए वो पहला तो क्रियाओं का विवरण लिखता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटीज लिखता है कि क्या क्या क्रियाएं कही जाएंगी इस परिकल्पना की जांच के लिए। दूसरा, क्रियाओं के संपादन की विधि, कि उसके लिए हम कौन कौन से साधन अपनाएंगे, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चनर करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, डिस्कशन करेंगे, रेटिंग स्केल का इस्तेमाल करेंगे, अनुसूची का इस्तेमाल करेंगे, क्या होंगी वो विधियां, या पुरानी बच्चों के रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, अन्य विषयों में उनके नंबर देखेंगे, उनके अन्य विषयों की कॉपियां देखेंगे, या उनकी जो है इससे पहले कक्षा के जो है रिजल्ट्स को देखेंगे। ये बहुत चीजें हो सकती हैं। कैसे क्रियाओं का संपादन किया जाएगा, कौन कौन से टूल हम प्रयोग करेंगे, और क्रियाओं के संपादन में वांछित समय, एक्सपेक्टेड टाइम इन एग्जीक्यूटिंग द एक्टिविटीज, क्रियाओं के संपादन में कितना समय लगेगा, इसका भी स्पष्ट उल्लेख जो है अनुसंधानकर्ता करता है। लास्ट पॉइंट हमारा आता है, छठा पॉइंट, क्रियात्मक परिकल्पनाओं के संबंध में निष्कर्ष निकालना, डेवलपिंग कंक्लूजन्स अबाउट एक्शन हाइपोथेसिस। क्रियात्मक परिकल्पनाओं के संबंध में निष्कर्ष परिकल्पना की जो हम परीक्षण कर रहे थे अभी, उसके परिणामों या साक्ष्यों के आधार पर निकाले जाते हैं। अनुसंधानकर्ता को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है इसके प्रयोग में, क्योंकि अनुसंधानकर्ता इन साक्ष्यों को विभिन्न प्रकार के प्रविधियों या परीक्षणों या उपलब्धि परीक्षणों, अचीवमेंट टेस्ट, क्वेश्चनर या हमारे साक्षात्कार, इंटरव्यू
या ओपिनायर के माध्यम से या ऑब्जर्वेशन के माध्यम से एकत्र करते हैं, तो अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता इनमें होती है। अनुसंधानकर्ता ये निश्चित करता है कि जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर क्रियात्मक परिकल्पनाओं के संदर्भ में जो क्रियाएं की गई थी, क्या वो सिद्ध हुई या नहीं, हमारी जो परिकल्पना है वो वेरीफाई हुई है या नहीं। जिन परिकल्पनाओं को अनुसंधानकर्ता के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, उनको सत्य मान लिया जाता है या एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि हाँ, इस समस्या के समाधान में ये परिकल्पनाएं सत्य पाई गई हैं। इसी प्रकार यदि उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है, तो उन परिकल्पनाओं को असत्य मान लिया जाता है या अस्वीकार कर दिया जाता है। इस प्रकार जो है, हमारी जो अनुसंधान करता है, वो अपनी कार्य प्रणालियों में वांछित परिवर्तन लाते हैं या उनमें परिमार्जन करते हैं। हमारी जो परिकल्पनाएं सत्य सिद्ध होती हैं, उनको हम परिवर्तन लाने के लिए या मॉडिफिकेशन के लिए प्रयोग करते हैं। जो परिकल्पनाएं स्वीकार नहीं की जाती हैं या जिनसे उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार क्रियात्मक परिकल्पनाओं की सहायता से हमारा जो अनुसंधान करता है, क्रियात्मक अनुसंधान करता, वो समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होते हैं। एक बार पुनः हम क्रियात्मक अनुसंधान के पद या प्रक्रियाओं को देखेंगे। हमारे जो एक्शन रिसर्च कंडक्ट करने की जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स हैं, उनको हम एक बार फिर देखेंगे। समस्या को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन करना दूसरा स्टेप है हमारा। समस्या का परिभाषीकरण, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम। समस्या के कारणों का विश्लेषण, एनालाइजिंग द कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम। चौथा आता हमारा क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना, फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। अब आता है मेकिंग डिजाइन्स फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस, हमारी क्रियात्मक परिकल्पना की जांच हेतु उपयुक्त रूपरेखा, खाका या डिजाइन तैयार करना। और लास्ट हमारा आता है ड्राइंग कंक्लूजन, क्रियात्मक परिकल्पनाओं के संबंध में निष्कर्ष निकालना। तो इस प्रकार ये 6 स्टेप्स यदि अनुसंधानकर्ता के द्वारा किए जाते हैं समस्या के समाधान के लिए, तभी हम उसको क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। अदरवाइज एक भी स्टेप यदि इनमें से स्किप कर दिया जाता है या उसका पालन नहीं किया जाता है, तो हम उसको क्रियात्मक अनुसंधान की श्रेणी में नहीं रखते। क्रियात्मक अनुसंधान के उपरोक्त सभी पद वैज्ञानिक विधि के अनुरूप किए जाते हैं। अतः क्रियात्मक अनुसंधान एक वैज्ञानिक विधि है और प्रथम पद से लेकर अंतिम पद तक अनवरत रूप से चलती रहती है। स्टीफन एम कोरे, जो इसके प्रोफाउंडर भी माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया चक्रवत या चक्राकार होती है। द प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च इज साइक्लिकल। इस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जो निरंतर चलता रहता है। इस अनुसंधान से जो हम समस्या के समाधान निकालते हैं, उन समाधानों को हम अपने परिस्थितियों में लागू करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और उनसे वांछित परिणाम प्राप्त करते हैं और लगातार रिसाइकल करते रहते हैं, उन प्रक्रियाओं को पुनः अपनाते रहते हैं, उसमें वही प्रयोग, वही समाधान बार बार लागू करते रहते हैं, जिससे कि वो प्रयोग, वांछित जो परिवर्तन है, वो स्थायी हो जाए। हमारी जो कार्य प्रणाली या जो हमारे निर्णय हैं या जो हमारे डिसीजंस हैं, उनमें उन्नत सुधार या गुणात्मक परिवर्तन दिखाई दे। थैंक यू।